जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहां की सियासत पर दशकों से कुछ ही परिवारों का कब्जा रहा हो, और वहां अचानक एक 35 साल का रैपर प्रधानमंत्री बन जाए। जी हां, ये कोई कहानी नहीं बल्कि नेपाल की हकीकत है। आज हम इसी नाटक के बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे सड़कों पर उतरा गुस्सा वोटों में बदल गया और एक पूरी तरह से नई पीढ़ी को सत्ता में ले आया? चलिए इस दिलचस्प सफर को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी चुनावी क्रांति को समझने के लिए हमें चुनाव से कुछ महीने पहले जाना होगा, जब एक बड़े संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और देखिए, ये सब कुछ हुआ कितनी तेजी से। 4 सितंबर को सरकार सोशल मीडिया पर बैन लगाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 8 सितंबर तक काठमांडू की सड़कें जेड प्रदर्शनकारियों से भर जाती हैं। देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरी सरकार को ही घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये सिर्फ कोई राजनीतिक संकट नहीं था, इसकी एक बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ी। 76 लोगों की जान जाना इस बात का दुखद सबूत है कि हालात कितने गंभीर और हिंसक हो गए थे। और ये कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आंदोलन नहीं था। इसे चला रहे थे देश के युवा, जिन्हें जेनजी कहा जाता है। कई तो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में ही सड़कों पर उतर आए थे। उनकी मांगें बिल्कुल सीधी थीं। भ्रष्टाचार खत्म करो, हमें रोजगार दो और हमारी आवाज दबाना बंद करो। सड़कों पर जो गुस्सा था, जो एनर्जी थी, उसने जल्द ही एक पॉलिटिकल सुनामी का रूप ले लिया और इसका सीधा असर चुनावों में देखने को मिला। तो जब चुनाव की तारीख आई ना, तो ये साफ हो चुका था कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं होने वाला, बल्कि ये एक तरह का जनमत संग्रह था। एक तरफ थी पुरानी थकी हुई व्यवस्था और दूसरी तरफ था एक नया ताकतवर बदलाव। और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या आरएसपी, जिसके पास 2022 में सिर्फ 20 सीटें थीं, उसने 182 सीटें जीतकर भूचाल ला दिया। और वहीं दशकों से नेपाल की राजनीति पर राज करने वाली नेपाली कांग्रेस और सीपीएन, यूएमएल जैसी बड़ी पार्टियां धराशायी हो गई। ये आंकड़े ना पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। आरएसपी का उदय जितना जबरदस्त था, पुरानी पार्टियों का पतन उतना ही बड़ा। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था। और इस पूरे भूचाल के सेंटर में थे बालेन शाह, एक पूर्व रैपर जो पहले काठमांडू के मेयर बने और फिर उस युवा गुस्से का प्रतीक बन गए जो पूरी व्यवस्था के खिलाफ था। उनकी लोकप्रियता ने ही आरएसपी को इस ऐतिहासिक जीत तक पहुंचाया। तो ठीक है, सत्ता में तो आ गए, लेकिन इसके बाद इस नई सरकार ने किया क्या? उनके पहले कदम भी उनकी जीत जितने ही नाटकीय और साहसी थे। सरकार ने आते ही यह साफ कर दिया कि अब पुराने ढर्रे पर काम नहीं होगा। सोचिए, शपथ लेने के कुछ ही घंटों के अंदर एक जांच रिपोर्ट के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व कदम था। अब नई सरकार के सबसे ज्यादा चर्चित चेहरों में से एक हैं गृह मंत्री सुदन गुरुङ। उनके काम को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। एक तरफ लोग उनकी तेज कार्यवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को उनका तरीका थोड़ा दिखावटी और अनुभवहीन लगता है। एक आम नागरिक की ये बात नई सरकार के प्रति लोगों की उम्मीद और शक की मिलीजुली भावना को दिखाती है। लोग एक्शन तो चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि ये बदलाव टिकाऊ हो, सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ना हो। वहीं एक और नजरिया ये भी है, नई सरकार की एनर्जी का तो स्वागत है, लेकिन लोगों का मानना है कि अनुभव और एक सधा हुआ रवैया भी उतना ही जरूरी है, खासकर जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों की हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नई सरकार के सामने भविष्य में कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन देश चलाना बिल्कुल दूसरी। ये ऐतिहासिक जीत तो बस एक शुरुआत थी, अब असली परीक्षा शुरू होती है। तो मोटे तौर पर इनकी कामयाबी 3 बड़ी चीजों पर टिकी है। पहली, देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना। दूसरी, ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना। और तीसरी, 2 विशाल पड़ोसियों भारत और चीन के बीच सही संतुलन साधना। और ये आंकड़ा ये हमें याद दिलाता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ था। 21% युवा बेरोजगारी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों युवाओं की निराशा और गुस्से का प्रतीक है। इस समस्या को सुलझाना नई सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और आखिर में है विदेश नीति का वो मुश्किल संतुलन। नेपाल को अपने दोनों शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच एक बहुत नाजुक रस्सी पर चलना होगा। एक तरफ चीन का बढ़ता निवेश है, तो दूसरी तरफ भारत के साथ गहरे व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते। इसे संभालना एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती होगी। तो सवाल आखिर में यहीं आकर रुकता है,
क्या जो आंदोलन सड़कों पर बदलाव की मांग कर रहा था, वो सत्ता में आकर उन वादों को पूरा कर पाएगा? इसका जवाब ही नेपाल का आने वाला कल तय करेगा।